हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। सो वेलकम टू लर्निफाई एडवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टेम सेल्स। आज हम ये देखेंगे कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं और उसकी एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैं आप सभी लोगों का लर्निफाई एडवर्सिटी में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं बीएससी कोर्सेज की। आने वाले टाइम में हम आपको एमएससी कोर्सेज की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, हम अपने एक फ्री बैच लॉन्च करने वाले हैं। अब किस तारीख को लॉन्च होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे फ्री क्लासेस के लिए जुड़े रहिए लर्निफाई एडवर्सिटी पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको जो भी हमारे वाईटी सेशंस होते हैं उनके डेली पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। दूसरा, यहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ड्यू टू सम रीजंस जो डाउट आपके क्लास में सॉल्व नहीं हो पाए हैं, आप उसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपके लिए क्विजेस और पोल्स डालती रहती हूँ। आप मेरे यूजर नेम नेहा मैम लर्निफाई से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको अपना चैनल का स्कैनर भी दे रखा है, जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो नो अबाउट मी, मेरा नाम नेहा है, ठीक है। और आप मुझसे जुड़े हैं लर्निफाई एडवर्सिटी पे। यहाँ पे मैं जूलॉजी की फैकल्टी हूँ, ठीक है। और जो मेरी बैचलर है, मेरी क्वालिफिकेशन में मेरी बैचलर हो रखी है डीयू से, जो कि मैंने करी है लाइफ साइंस में, और मैंने अपनी मास्टर्स करी है बायोटेक्नोलॉजी में। और मैंने जो एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं वो है आईआईटी जैम, गेट वगैरह और एम्स का और डीटीयू का, ठीक है। और जो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था वो था मेरा, मैंने अल्जाइमर पे काम कर रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लास में घुसने से पहले आप अपने आंख, कान और दिमाग अपने साथ लेकर आए। मींस E2B रूल को फॉलो करें, ठीक है। E2B रूल में आपका आंख, दिमाग और कान आपके साथ क्लास में एंटर करना चाहिए। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द 2023 बैच। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं। तो एक बेसिक का इंट्रोडक्शन तो लेना बनता ही है, आखिर स्टेम सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मींस आप अपनी बॉडी में, आपके बॉडी में कोई भी सेल आप अपने स्टेम सेल से बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको कहीं चोट लग जाती है, तो वहां के आपके सेल्स डैमेज हो जाए, तो वहां की रिकवरी आप स्टेम सेल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और भी मतलब सपोज करिए कि बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हैं, सपोज कि डायबिटीज है, तो वहां पे आप डायबिटीज का क्योर भी स्टेम सेल्स के थ्रू कर सकते हैं। स्टेम सेल्स का आप यूज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, इन सब डिजीज में भी आप स्टेम सेल्स का यूज कर सकते हैं। तो स्टेम सेल होते क्या है, ये हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाए और अपना नंबर खुद इंक्रीज भी करें, ठीक है। तो मींस स्टेम सेल्स आर द यूनिक सेल दैट हैव अ एबिलिटी टू डिवाइड इनटू वेरियस टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। स्टेम सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल विद द रिमार्केबल एबिलिटी to develop into various specialized cell type within the body। ये एक specialized cell type में हमारे डिवाइड हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सपोज करिए, आइए देखते हैं। ये आपका है एक सेल, जो कि आपका क्या, स्टेम सेल, ठीक है। अब ये स्टेम सेल जब डिवाइड होगा ना,
स्टेम सेल आपका जब डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होकर पहले तो एक खुद का स्टेम सेल बनाएगा, मीन्स ये आपका पेरेंट स्टेम सेल है। कौन सा बेटा जी? ये आपका पेरेंटल स्टेम सेल है। और जो आपको दोबारा बना है वो आपका क्या है? वो आपका है डॉटर स्टेम सेल, डॉटर स्टेम सेल, ठीक है। और ये एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाएगा। स्पेशलाइज्ड सेल मतलब वो सेल डिफरेंशिएट हो चुका होगा, मीन्स उस सेल को अपना फंक्शन पता होगा। फॉर एग्जाम्पल किसने स्पेशलाइज्ड सेल में क्या बनाया? इसने स्पेशलाइज्ड सेल में बना दिया ये से एक सेल ऐसा क्या बना सकता है? आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकता है, आपकी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये कौन सा सेल है? ये आपका है मसल सेल, या आपके न्यूरॉन सेल्स भी बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई सा भी सेल आपके स्टेम सेल के थ्रू बन सकता है। तो एक आपका बनेगा, जब एक स्टेम सेल डिवाइड होगा तो आपका जो पहला एक सेल बनेगा वो होगा आपका डॉटर सेल, और जो आपका दूसरा सेल बनेगा वो होगा आपको एक डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब होता है कि उस सेल को अपना पूरा फंक्शन पता होगा, उसने अपना फेट गेन कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं किस में यूज होते हैं? आपके ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द इंडिविजुअल लाइफ टाइम। एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में जो भी उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसका प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, उसका डिवीजन हो रहा होता है उसकी बॉडी में सेल्स का, वो सब आपका स्टेम सेल्स उसमें आपकी हेल्प करता है। तो स्टेम सेल्स की दो यूनिट प्रॉपर्टी क्या थी? ये तो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, दूसरा इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि डिवाइड कर सके और बॉडी में जिस भी सेल की कमी है उस सेल की कमी को पूरा कर सके, मींस अनडिफरेंशिएटेड और प्रोलिफरेटिव इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। अगला जो हमारा है स्टेम सेल नीश। अब देखिए, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपके रहने की जगह है जहां पे आप रहते हैं, वो जगह क्या है? वो आपका घर है। आपका घर क्या है? आपका हैबिटाट है। ऐसे कोई जानवर है वो जंगल में रहता है, जंगल उसका क्या है? घर है। पर वो जंगल में किसी स्पेसिफिक एरिया में रहता होगा, जंगल आपका बहुत बड़ा है ना। तो उस जंगल में कोई एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया होगा जहां पे आपका वो सपोज करिए कि शेर है, तो हम उसे क्या कहते हैं? शेर जंगल का राजा होता है ना। पर वो पूरे जंगल में तो नहीं रहता, उस जंगल में भी उसका एक स्पेसिफिक घर होते हैं, एक स्पेसिफिक जगह होती है। ठीक उसी तरीके से जो आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं ना, वो भी पूरी बॉडी में नहीं होते, वो एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक उनकी जगह होते हैं जहाँ पे आपके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। आप उनको क्या कह सकते हैं? आप उनको कहेंगे स्टेम सेल नीश। नीश का आप बेसिक का मतलब समझ सकते हैं कि जो आपका नीश होता है वो आप उसे फॉर एग्जांपल हैबिटाट की तरह समझ सकते हैं कि वो एक आपका हैबिटाट है। तो ठीक है, स्टेम सेल भी कहाँ रहते हैं? वो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर नीश में रहते हैं। अब उस नीश में उसके रहने का, वो कैसे वहां पर डेवलप्ड हो रहा है, उसका क्या फंक्शन हो रहा है, वो सब आपका स्टेम सेल नीश डिसाइड करता है। अब स्टेम सेल नीश में क्या होता है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर उन्हें आप कहेंगे पैराक्राइन फैक्टर। जो वहां पे पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं ना, वो आपके स्टेम सेल नीश में जो भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन डिसाइड करते हैं। अगर वो स्टेम सेल आपके नीश को छोड़कर जा चुका है तो वो आपका डॉटर सेल में डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। जब तक आपका स्टेम सेल नीश के अंदर रहेगा तब तक वो अनडिफरेंशिएटेड मैनर में रहेगा। मैं क्या समझाना चाह रही हूं, आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला, देखिए सपोज करिए, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर प्लीज थोड़ा कॉर्पोरेट करिएगा, ठीक है। ये आपकी एक ह्यूमन बॉडी है,
ये आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, ये आपका, ठीक है। अब ये मत कहिएगा मैम ये आपने भालू बना दिया, क्योंकि मैंने पहले बोला आपकी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये अच्छा है। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे ना बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है आपके, ये जो पूरा एरिया है ना आपका, ये आपका कहलाता है स्टेम सेल नीश, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है बेटा जी, आपका कहलाता है स्टेम सेल नीश। अब अगर सपोज यहाँ पे जो स्टेम सेल नीश में क्या प्रेजेंट है, आपके सारे आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। जब स्टेम सेल आपके नीश को छोड़कर निकलेंगे तो अपना एक फंक्शन गेन कर चुके होंगे। मतलब जब तक ये स्टेम सेल इस नीश के अंदर प्रेजेंट है ना, इसे नहीं पता कि ये आगे चलकर क्या बनेगा। जैसे अंडे को नहीं पता होता कि आगे चलकर उसका ऑमलेट बनेगा या उसकी मुर्गी बनेगी, है ना। ठीक उसी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एक स्टेम सेल को नहीं पता होता कि आगे चलकर उसे किस सेल में डिवाइड होना है। तो जब अपने नीश को छोड़कर बाहर आएगा तब जाके अपना क्या गेन करेगा बेटा जी, तब जाके अपना एक फंक्शन गेन करेगा। क्या गेन करेगा, फंक्शन, फंक्शन गेन करेगा। और जब इस स्टेम सेल के पास कोई फंक्शन गेन हो जाएगा तब इस सेल को हम क्या कहेंगे, तब इस सेल को हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल है। अब ये डिफरेंशिएटेड सेल आपकी बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, जैसे कि आपका मसल सेल हो गया, आपका ब्रेन सेल हो गया, ठीक है। आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी सेल्स है, 200 तरीके के आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें से कोई भी हो सकता है आपका डिफरेंशिएटेड सेल। अब इस नीश में ऐसा क्या हो रहा है ना। अब आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नीश कैसे स्टेम सेल को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखता है। क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको कि कैसे इस नीश में रहने वाले सेल्स इस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये डिफरेंशिएटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं ना ये जो है ना आपके स्टेम सेल नीश, इसी का एक इनलार्ज व्यू बता रही हूँ अब, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, आपका एक स्टेम सेल नीश है। अब इस स्टेम सेल नीश पे क्या होगा, बहुत सारे स्टेम सेल्स होंगे, है ना। क्या होंगे इस पे, बहुत सारे स्टेम सेल्स होंगे। ये आपके क्या है, ये आपके है स्टेम सेल्स, ओके। ये आपके स्टेम सेल्स है। अब ये जो स्टेम सेल नीश है, इसके ना यहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी बाउंड्री पे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ये सेल रिलीज करते हैं बेटा जी पैराक्राइन फैक्टर। क्या, पैराक्राइन फैक्टर, पैराक्राइन फैक्टर। अब ये जो पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं ना, दिख रहा है सबको, ये जो पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं ना, इनके ना मतलब काम करने की ना एक रेंज होती है। मतलब जैसे कि सपोज ये मेरे हाथ के बीच का डिस्टेंस है, अब इस सेल ने क्या करा, एक फैक्टर रिलीज करा, तो वो सिर्फ इतने रेंज तक ही जा पाएगा, इतने इसके बीच में जितना गैप है ना सिर्फ इतने रेंज फॉलो कर पाएगा। अगर सपोज ये जो दूसरा, मेरे दूसरा हाथ को ना आप अपना एक सेल समझिए, 2 सेल है, इन दोनों के बीच में जो रेंज है ना सिर्फ उसी रेंज तक पैराकरेंट फैक्टर आपका काम करेगा। अगर एक सेल आपका और दूर हो गया, अब इनके बीच का क्या हो गया, गैप बढ़ गया,
है ना। अभी गैप बढ़ने की वजह से इस वाले सेल ने जो आपका पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करा वो आपके इस वाले सेल तक नहीं पहुंच पाया गैप बढ़ने की वजह से। तो जब आपका पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं ना बेटा जी, वो सिर्फ एक रेंज तक काम करते हैं। क्या बोला मैंने? सिर्फ एक पर्टिकुलर इनकी एक रेंज होती है, अगर उस रेंज से बाहर ये गए तो इनका फंक्शन या इनका इफेक्ट ना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपके स्टेम सेल्स है ना, ये आपके जो इसके वॉल पे स्टेम सेल निश की वॉल पे जो सेल्स होते हैं वो पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करते हैं, जो कि इन सेल्स को क्या करे, इसने रिलीज पैराक्राइन फैक्टर, और वो क्या करेगा, इन सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखेगा। क्या बोला मैंने? जो पैराक्राइन फैक्टर आपके रिलीज होते हैं वो आपके स्टेम सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखने का काम करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहां से एक स्टेम सेल है, अब इसने क्या करना है, इसका काम है अब इसे बाहर जाकर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये बाहर आया, इसने बाहर आकर ये क्या आया, बाहर आया। ठीक है, अब ये मैं बाहर आया ना, तब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। और हमें पता है कि जब एक स्टेम सेल डिवाइड करता है तो वो क्या बनाता है, एक डॉटर सेल बनाता है और एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाता है। तो देखिए ये स्टेम सेल ने जब डिवाइड करा तो एक बनाएगा डॉटर सेल और एक बनाएगा आपका डिफरेंशिएटेड सेल। अभी डिफरेंशिएटेड सेल आपका कुछ भी हो सकता है। तो अभी बाहर आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैराक्राइन फैक्टर जब तक रिलीज कर रहा था, मतलब पैराक्राइन फैक्टर की मैंने बताया एक रेंज होती है कि उसी रेंज तक वो काम कर पाएगा, इसलिए सिर्फ इतनी रेंज तक काम कर सकता था। अभी जहां से जो पैराक्राइन फैक्टर हो रहा है ना, उसकी रेंज यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, अभी डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो स्टेम सेल्स जुड़े होते हैं ना आपस में स्टेम सेल्स किससे जुड़े होते हैं, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल से। ये देखिए ये सारे सेल्स आपस में जुड़े हैं, है ना। ये किसके थ्रू जुड़े हैं बेटा, ये जुड़े हैं आपस में सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े हुए, सेल एडहेशन, ये एडहेसिव मॉलिक्यूल जिन्हें आप कहते हैं कैम। क्या कहते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी कैम। ये कैम के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे इन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि मैम ये यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, इनके पास पैराक्राइन फैक्टर आके रिलीज भी हो रहा है, तो ये सेल वहां पे क्यों जा रहा है ना। ऐसा कुछ आ रहा होगा कि क्यों जा रहा है वहां पे। तो देखिए ये जो कैम होता है ना, जब ये सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है इन सेल्स के बीच में, सपोज करिए कि यहाँ से भी जुड़ा, यहाँ से भी जुड़ा और ये यहाँ से भी जुड़ा है, तो जब इन कैम का लॉस हो जाता है ना, तो अब इसे बाइंड करने वाली चीज जो थी, जो हमारा सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल था, वो तब हट गया, उसका लॉस हो चुका है, तो ये सेल अब क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा बाहर। क्या बोला मैंने, लॉस ऑफ कैम। यहाँ पे लॉस ऑफ कैम हुआ, जिसकी वजह से ये सेल हमारा क्या हो गया, ये सेल हमारा बाहर की तरफ रिलीज हो गया। बाहर की तरफ रिलीज होने की वजह से अभी क्या हुआ, इसके पास पैराक्राइन फैक्टर नहीं पहुंच पाए, पैराक्राइन फैक्टर इस वाले स्टेम सेल्स के पास नहीं पहुंच पाए, तो ये सेल अब क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज हुई है, दो चीज हुई है कि फर्स्ट हुआ है लॉस ऑफ कैम का, लॉस ऑफ कैम हुआ है, और दूसरा पैराक्राइन जो हमारा फैक्टर था, पैराक्राइन फैक्टर जो था हमारा, वो हमारा जब लॉस हुआ तो जो स्टेम सेल हमारा रिलीज हुआ उसके पास हमारा पैराक्राइन फैक्टर नहीं पहुंच पाया, और वो सेल फिर अब जाके क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, तो यहां से आप ये समझते हैं
कि स्टेम सेल की स्टेमनेस को बहुत रेगुलेट करने का काम करता है। और किसकी वजह से स्टेम सेल्स की रेगुलेशन होती है? किसकी वजह से होती है? पैराक्राइन फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से होती है? पैराक्राइन फैक्टर की वजह से रेगुलेट, दिख रहा है बेटा जी, रेगुलेट स्टेमनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेम सेल की स्टेमनेस को कौन रेगुलेट करता है? पैराक्राइन फैक्टर। और दूसरा कि अगर जब तक कैम का लॉस नहीं होगा तब तक वो वहां पे बाइंड रहेगा। तो इतना समझ में आया कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और स्टेम सेल्स नीश क्या होते हैं। तो अपना आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द स्टेम सेल नीश इज अ स्पेशलाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन। एक टिश्यू एक ऑर्गन के अंदर एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जहां पे हमारे स्टेम सेल्स रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स के साथ। ठीक है, इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ स्टेम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे स्टेम सेल नीश होता है कि जो हमारा स्टेम सेल है वो कैसा बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्लूडिंग उसके सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी, वो डिफरेंशिएट होगा, और उसका मेंटेनेंस, ये तीनों चीजें वो रेगुलेट करता है। जो हमारे स्टेम सेल नीश होता है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी फैक्टर्स एंड सपोर्ट फॉर स्टेम सेल टू कैरी आउट देयर फंक्शन विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप सो आपको स्टेम सेल नीश समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा स्टेम सेल पोटेंसी। स्टेम सेल पोटेंसी समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि पोटेंसी होती क्या है। पोटेंसी होती क्या है? तो देखिए पोटेंसी क्या होती है। पोटेंसी जो हमारा स्टेम सेल होता है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, पोटेंसी क्या होती है। देखिए जब एक स्टेम सेल है ना, वो स्टेम सेल कितनी तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है, वो उस सेल की पोटेंसी कहलाती है। आई रिपीट कि जो आपका स्टेम सेल है वो कितनी तरीके के सेल में आपका डिफरेंशिएट हो सकता है, वो उसकी पोटेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए यह आपका एक स्टेम सेल है, ठीक है, एक सेल आपका ये है, एक सेल आपका ये है, एक सेल आपका ये है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये मैंने क्या बोला, ये है आपका स्टेम सेल। स्टेम सेल, स्टेम सेल आपका क्या है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। अब बाकी की जो आपकी ये तीनों है ना, ये है आपके डिफरेंशिएटेड सेल। कौन से सेल है ये आपके बेटा जी? डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। मान लीजिए ये वाला कौन सा सेल है, ये आपका है मसल्स का, ये आपका मसल सेल है। ये वाला आपका किडनी का सेल है, ठीक है। थर्ड वाला आपका ब्रेन का सेल है। ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, मैंने जस्ट ये एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल समझाने के लिए बोला है। तो ये देखिए, ये आपका एक सिंगल स्टेम सेल था, ये आपका स्टेम सेल मसल सेल में भी डिवाइड हुआ,
इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है इस सेल के पास कि किडनी सेल में भी डिवाइड हो सकता है, इस सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ब्रेन सेल में भी डिवाइड हो सकता है। मीन्स इसके पास इतनी सारी कैपेबिलिटी है कि इतने सारे सेल्स में डिवाइड हो सकता है। मीन्स इस सेल की पोटेंसी बहुत ज्यादा है, इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होने का। तो हम क्या कहेंगे, ये इस सेल की क्या है, स्टेम सेल की पोटेंसी है। अब यही पोटेंसी ना 4 तरीके की होती है। फर्स्ट आपका टोटीपोटेंट, सेकंड वन आपका आता है मल्टीपोटेंट, थर्ड आपका यूनिपोटेंट, और इसी के बीच में आता है आपका क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जिसको हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट आपका था टोटीपोटेंट, सेकंड आपका प्लूरिपोटेंट, थर्ड आपका मल्टीपोटेंट और फोर्थ आपका यूनिपोटेंट। अब इसी स्टेम सेल्स की पोटेंसी को हम 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। तो आइए देखते हैं। पोटेंसी आपको समझ में आया कि पोटेंसी का क्या मतलब है? अगर पोटेंसी समझ में आया तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए, स्टेम सेल पोटेंसी रिफर टू द रेंज ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल और डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी। मतलब स्टेम सेल की क्या पोटेंशियल है और क्या कितनी कैपेबिलिटी है उसके पास डिफरेंशिएट होने की, दैट अ स्टेम सेल पोजेस। एक स्टेम सेल के पास कितने पोटेंशियल है कि वो एक से ज्यादा सेल में डिवाइड हो सकता है। एबिलिटी ऑफ स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंसी। मीन्स उसकी पावर, क्या उसकी पावर है। अभी देखिए, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर द सेल टाइप कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द ग्रेटर इट्स पोटेंसी। मीन्स एक सेल एक से ज्यादा सेल में डिवाइड होने का अगर उसके पास पोटेंशियल है, मीन्स हम कहेंगे कि उस सेल की पोटेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी कि 4 तरीके के स्टेम सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द टोटीपोटेंट स्टेम सेल, सेकंड वन इज द आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, थर्ड वन इज द आपका मल्टीपोटेंट एंड फोर्थ वन इज यूनिपोटेंट। 1 बाय 1 अब अभी देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द टोटीपोटेंट स्टेम सेल। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से एक इंटरव्यू का क्वेश्चन निकलता है जो कि बहुत सारे लोगों को ना इसमें थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम वो भी कंफ्यूजन सॉल्व करेंगे। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, अच्छे से सुनिएगा। तो देखिए, जब आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है ना, जो आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी में जितने भी तरीके के सेल्स हैं, एज आई रिपीट, आपकी बॉडी में जितने भी तरीके के सेल्स हैं वो सारे सेल में डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, तो देखिए, दिस स्टेम सेल आर द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल। इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, सबसे ज्यादा पावर होती है। दे कैन गिव राइज टू ऑल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ये आपके एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू दोनों बना सकता है। अब आपके जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, उसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपके एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं, एम्ब्रियोनिक में आपके कौन कौन से आते हैं? एम्ब्रियोनिक टिश्यू में आपका आता है, फर्स्ट वन इज दी बॉडी एंड जर्म लेयर। ठीक है, ये आपका या जर्म सेल, ये आपका आता है एम्ब्रियोनिक टिश्यू में। और जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू में आपका आता है प्लेसेंटा। फर्स्ट वन इज दी प्लेसेंटा, सेकेंड वन इज दी आपका आता है एमनियन, यॉक सैक और फोर्थ आपका एलेंटोसिस।
ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका आता है बॉडी एंड जर्म सेल, जो आपका एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में आपका होता है प्लेसेंटा, एमनियन, न्यूक्लियस और एलेंटोसिस। तो जो आपका टोटिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं ना, वो आपके एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दोनों तरीके के सेल्स को बना सकते हैं, इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है। और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी बॉडी में जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, जाइगोट। द ओनली वन सेल, सिर्फ एक इकलौता सेल ये जाइगोट ही होता है जो आपकी बॉडी में टोटिपोटेंट होता है। आप टोटिपोटेंट को आप टोटिपोटेंट सेल कहेंगे, नॉट टोटिपोटेंट स्टेम सेल। क्या बोला मैंने, आप जाइगोट को सिर्फ कहेंगे कि टोटिपोटेंट सेल है, टोटिपोटेंट ये एक सेल है। आप ये नहीं कहेंगे कि एक स्टेम सेल है। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहता है, और दूसरा कि अपनी ही प्रोजेनी को बढ़ाता रहता है, मीन्स और डॉटर सेल्स बनाता रहता है। पर आपको पता है ना कि जब आपकी बॉडी में जाइगोट बनता है तो वो दोबारा बैक नहीं जा सकता, वो इसके आगे के स्टेजेस में जाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा, गैस्ट्रोला बनाएगा, ये डिवाइड होता रहेगा, पर दोबारा जाइगोट वाला स्टेज पे नहीं आता। पर स्टेम सेल की तो प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसे डॉटर सेल्स बनाता है, और जाइगोट कभी भी अपने जैसे और डॉटर सेल्स नहीं बनाता। दैट्स वाई हम इसे कहेंगे कि ये आपका टोटिपोटेंट सेल है, नॉट टोटिपोटेंट स्टेम सेल, नॉट टोटिपोटेंट स्टेम सेल। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो समझ में आया कि टोटिपोटेंट आपके क्या होते हैं। आई होप सो आपको ये वाली पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो टोटिपोटेंट सेल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म एन एंटायर ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स ओन। ये पूरा एक एंटायर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। The zygote, the fertilized egg resulting from the fusion of sperm and egg, is the example of totipotent cell. ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में फर्टिलाइज्ड एग फिर 3 दिन का हुआ, फिर नहीं सॉरी ये 1 दिन का है, फिर 1.5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनना जो कि आपका 16 सेल डिवीजन वाला स्टेज होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे। तो मीन्स यहाँ पे जो आपका जाइगोट है ना वो वापस से जाइगोट नहीं बनाता, दैट्स वाई हम इसे सिर्फ टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, नॉट द टोटिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। सेकंड आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो देखिए आइए समझते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को। जो आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है ना, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं बनाएगा, सिर्फ एम्ब्रियोनिक लीनिएज बना सकता है। क्या बोला, एज आई रिपीट कि जो आपका ये आपका कौन सा सेल है, ये आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, PSC, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है ना, ऐसे 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 ऐसे
ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ आपका, ये आपका हैगा ब्लास्टोसिस्ट। किसका है? ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में ना दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो होता है आपका आउटर सेल और दूसरा होता है आपका इनर सेल मास। ये आपका क्या है? ये आपका हैगा इनर सेल मास। अब इसी को आप प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैसे कहेंगे वही देखिए। ठीक है, ये फर्स्ट बाहर वाला आपका क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। बाहर वाला क्या है आपका? ट्रोफोब्लास्ट। और ये सेकंड वाला आपका ये है आपका आईसीएम। आईसीएम मीन्स इनर सेल मास। तो देखिए, जब आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है ना, वो होता है आपका आईसीएम। एज आई रिपीट, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो आपको होता है वो होता है आपका आईसीएम। ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ये आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल नहीं होता, क्योंकि इसी ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनती है आपकी? प्लेसेंटा। क्या बनती है आपकी बेटा जी? इसी ट्रोफोब्लास्ट से आपकी बनती है प्लेसेंटा। तो जो आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है वो आपकी एम्ब्रियोनिक लीनिएज तो बना देगा, बट आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज नहीं बना पाएगा। इसी वजह से हम उसे कहते हैं कि वो अब थोड़ा सा क्या होगा, इसकी पावर थोड़ी सी कम होगी, एक पोटेंशियल उसका नीचे आ चुका है। ठीक है, इसी आईसीएम से आपका पूरा एक एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? इसी आईसीएम से आपका एक पूरा एम्ब्रियो बनता है। जो आपकी प्लेसेंटा होती है वो आपकी बनती है ट्रोफोब्लास्ट से, जो कि एक बेबी की आउटर कवरिंग होती है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी को क्या मिलता है? खाना पानी इसी प्लेसेंटा के थ्रू से मिलता है। तो देखिए, हाँ, pluripotent stem cell have the ability to become all the cell type of the embryo except ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट को छोड़कर बाकी सारे सेल्स वो बना सकता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी कैन फॉर्म्ड फ्रॉम द आईसीएम बट नॉट ऑल। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ऐसी है जो कि आईसीएम से बनी हुई है, पर सारी की सारी आईसीएम से नहीं बनी हुई है। ठीक है, इसी वजह से हमसे क्या कहते हैं? आईसीएम हमारा क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। दे कैन डिफरेंशिएटेड इनटू सेल फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर। ये तीन जर्म लेयर जो हमारे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है, पर प्लेसेंटा नहीं बनाती। एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, कौन से स्टेम सेल्स? हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, वो आपके होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए ये आपका क्या है? ये आपका आएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मीन्स 16 सेल डिवीजन का जो आपका सेल होता है ना, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके आउटर लेयर जो है ना, वो आपकी कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, और जो आपका इनर वाला सेल मास है ना, उसे आप कहेंगे आईसीएम, इनर सेल मास। ठीक है, और यही इनर सेल मास आपका क्या कहलाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेल की तरफ, जो है आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके कि वो एक ही लीनिएज में जाएंगे, मल्टीपल लीनिएज में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका क्या है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। एक ये रहा आपका, एक ये रहा आपका। ठीक है, अब इसी में ये रहा और ये रहा। मान लीजिए जो आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, आपका हैगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। कौन सा है? HSC। HSC मीन्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब इस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जो आपका बनता है ना, वो आपका ब्लड के जितने, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ना,
ये आपके ब्लड के लीनिएज बनाता है, ब्लड के, ठीक है। अभी इसी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से क्या बनेगा, आपका बनेगा व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मींस ये अब सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, ब्लड के ही कंपार्टमेंट में जाएगा। अभी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल आपका क्या नहीं, किडनी नहीं बना सकता, आपका ब्रेन नहीं बना सकता, आपके लंग्स नहीं बना सकता, आपके हाथ पैर में जो सेल्स है वो नहीं बना सकता। तो इसका क्या हो गया, इसकी क्लीनेज स्पेसिफाई हो गया कि मींस अगर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड सेल बनाएगा, मीन्स उसकी क्लीनेज जब डिसाइड हो चुकी है। तो ऐसे सेल्स को आप क्या कहते हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। तो देखिए इसका एक बहुत अच्छा मैंने डायग्राम ले रखा है, उस डायग्राम से समझते हैं। पहले ये पढ़ते फिर वो डायग्राम समझेंगे। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर अ टाइप ऑफ स्टेम सेल विद अ लिमिटेड बट स्टिल सिग्निफिकेंट कैपेसिटी फॉर डिफरेंशिएशन। एक लिमिटेड होती है बट उसके पास स्टिल एक कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सके। These cells have the ability to give rise to a range of cell type within a particular tissue or organ. इसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक ही लीनिएज के डायरेक्शन में जाके एक स्पेसिफिक आपका सेल बनाएगा, एक स्पेसिफिक आपका ऑर्गन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो लंग्स है, आपकी बॉडी में जो लंग्स है उसमें जो सेल्स है ना, उनका फंक्शन अब डिसाइड हो चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ लंग सेल्स ही बनाएंगे, अब वो आपका किडनी सेल्स नहीं बना सकते। मीन्स अब वो आपका क्या है, वो आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। आपके ब्रेन में जो सेल है वो भी आपको मल्टीपोटेंट है क्योंकि वो सिर्फ अब आपका ब्रेन का पार्ट बना सकते हैं। ऐसे आपके हाथ में, आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके हार्ट में सारे सेल्स आपके क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। आपके हार्ट सेल से आपका किडनी का सेल नहीं बन सकता, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल समझ में आया होगा। So, unlike pluripotent stem cell, which can differentiated into a wide variety of cell type from all the three germ layer, multipotent stem cell are the more specialized and can only produce cell type closely related to the tissue or organ where they are found. जैसे आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स थे, उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो सकते थे। मीन्स आपका एक जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल था वो आपका किडनी भी बना सकता था, वो आपकी बॉडी का सारे सेल्स बना सकता था एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट, प्लेसेंटा छोड़कर, ठीक है। पर जो आपके अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना, इनका एक फंक्शन डिसाइड है कि अब ये सिर्फ इसी तरीके के सेल बनाएंगे। हार्ट है तो हार्ट का सेल बनाएगा, किडनी है तो किडनी का सेल बनाएगा, लंग्स है तो लंग्स का सेल बनाएगा, ब्लड में है तो ब्लड का सेल्स बनाएगा, ठीक है। ऐसे इसका भी एक पूरा स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड हो चुका है। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये रेड बोन मैरो है, इसमें जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है आपके रेड बोन मैरो से कौन से बनते हैं, ब्लड का बनता कंपोनेंट। यहाँ पे आपके ब्लड के होंगे तो वो निकल के अब क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड के सेल्स बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब का डॉटर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल फॉर इंस्टेंट कैन फॉर्म द ग्रेनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स लीनिएज। जो आपका हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, उसमें जब एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड होगा, एक सेकंड मैं आपको आगे के बताती हूँ, फिर बताती हूँ इसे। जो आपको मेमोरी स्टेम सेल्स है, जो आपके मेमोरी ग्लैंड में जो आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या बनाएंगे, मेमोरी ग्लैंड बनाएंगे, ठीक है। और आपके ना बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अडल्ट स्टेम सेल्स भी, आपके जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना, आप उन्हें एडल्ट स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, एपिडर्मिस में, ब्रेन में, मसल्स में, तिथ में, गट में, लंग्स में, और भी अलग अलग लोकेशंस होती है। इन सारे लोकेशंस पे आपके कौन से स्टेम सेल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपके अडल्ट स्टेम सेल्स मिलते हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स आपके क्या बनाएंगे, आपके मसल्स के कंपोनेंट को बनाएंगे। कैन गिव राइज टू बोन, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके क्या बनाएंगी, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स बनाएंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट है कि अनलाइक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, adult or multipotent stem cell in the culture have not only the restricted area of cell type that they can create but also finite number of generation for self renewal. This limited renewal of adult stem cell may contribute to aging.
देखिए क्या कहना चाह रहा है, जो आपका प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करते जाएंगे इनफाइनाइट नंबर में, अनलिमिटेड टाइम वो डिवाइड कर सकते हैं। पर जो आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो उनके पास एक लिमिटेड नंबर होता है डिवीजन का, सिर्फ वो एक लिमिटेड नंबर तक ही आपके डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद उनकी डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही रीज़न होता है कि जो हम बूढ़े होते हैं ना, हमारी एजिंग होती है कि हमारी झुर्रियाँ वगैरह आने लगती हैं, यही रीज़न होता है कि हमारे स्टेम सेल्स, जो भी हमारे एडल्ट स्टेम सेल्स है, उन्होंने अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर दिया है। नहीं तो अगर उनके पास डिवीजन कैपेसिटी होती तो हमारी स्किन में जो स्टेम सेल्स है वो बार बार ग्रो होते रहते, तो हमें कभी झुर्रियाँ आते ही नहीं, है ना। हमारे दांतों में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं तो हमारे दांत कभी टूटते नहीं, वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होते रहते हैं, है ना। ऐसे हमारे बाल कभी झड़ते नहीं, हम सफ़ेद बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वहाँ के स्टेम सेल्स क्या होते, बार बार डिवाइड करते रहते, तो हम बूढ़े होते ही नहीं कभी। तो यही बात है कि जो हमारे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, उनके पास एक लिमिटेड नंबर ही होता है कि वो इतने नंबर तक ही डिवाइड कर पाएंगे, उसके बाद वो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, सॉरी, हाँ, मैंने जब बताया था कि आपके बोन मैरो में कौन सा पाया जा रहा है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब इसी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आपका माइलॉइड और लिम्फोइड, जो आपका माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ना, वो आपके रेड ब्लड सेल्स के कंपोनेंट बनाते हैं। आरबीसी में जितने भी आपके कंपोनेंट पाए जाते हैं वो आपके माइलॉइड बनाते हैं। और जो आपके लिम्फोइड में लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ना, वो आपके इम्यून सेल्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं, टी सेल हो गया, बी सेल हो गया, एनके, ये सारे सेल्स आपके क्या होते हैं, लिम्फोइड वाले में होते हैं। तो ये आपके लिम्फोइड के बनाते हैं। तब क्या हुआ, मैंने क्या बोला आपको, आपके टी सेल और बी सेल भी तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो भी तो आपके ब्लड में ही होंगे ना। तो ये क्या हुआ, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड हो चुका है कि वो सिर्फ इसी रेंज में, इसी लाइन में जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकता। ये एक है कि blood forming hematopoietic stem cell, these multipotent stem cell generate blood cells throughout an individual life। जो हमारे ब्लड में जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टीपोटेंट होते हैं, मीन्स वो हमारे ब्लड में लाइफ टाइम तक हमारे ब्लड सेल्स बनाते हैं। HSC फ्रॉम द ह्यूमन बोन मैरो कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर HSC। अल्टरनेटिवली HSC daughter cells are capable of becoming either lymphoid progenitor or myeloid progenitor. The lineage path from each take is regulated by HSC environment और niche। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो जस्ट मैंने भी आपको रीड करा है। इम्पॉर्टेंट ये है नोट कि जो आपके HSC होते हैं वो आपके प्लूरिपोटेंट होते हैं, बट डॉटर HSC आपके क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट होते हैं। क्यों, आइए देखते हैं। जैसे कि यही है, ये आपका क्या है, ये HSC है और ये आपका डॉटर HSC है। डॉटर HSC, ये भी आपका डॉटर, ठीक है। अभी इसने क्या करा, ये स्टेम सेल डिवाइड हुआ, इसने दो डॉटर HSCs बनाए। ये डॉटर HSC जो होंगे ना, ये आपके मल्टीपोटेंट होंगे, पर ये जो HSC होगा ना, ये आपका प्लूरिपोटेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये अभी भी अपने आप में भी तो डिवाइड करेगा, है ना। इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन इन्हें पता चल गया है कि इन डॉटर HSC को अब इनमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स में जाना है। पर ये जो HSC, ये तो अभी अपना नंबर और इंक्रीज करेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे कि आपका ये कौन सा, ये आपका प्लूरिपोटेंट है। कौन सा, ये आपका प्लूरिपोटेंट है, क्योंकि इसे अभी और डिवाइड करना है, अपने और डॉटर सेल्स बनाने, तो इसके पास तो सेल्फ रिन्यूएबल वाली प्रॉपर्टी है ना। पर आपके जो डॉटर HSCs होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फेट, वो डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड हो चुका है कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स ही बनाने हैं, ठीक है।
तो इसी वजह से हमारे एचएससी प्लूरिपोटेंट हैं, पर हमारे जो डॉटर एचएससीज हैं वो हमारे मल्टीपोटेंट हैं। आपके एचएससी आपके क्या है, आपके प्लूरिपोटेंट हैं, पर आपकी जो डॉटर एचएससीज है वो आपके क्या है, मल्टीपोटेंट है। ठीक है, यही था। समझ में आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट की आई थिंक टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ये स्टेम सेल्स के एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे कि इनके एप्लीकेशन किन किन फील्ड में होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम अपने स्टेम सेल्स कंप्लीट कर लेंगे। सो if you like this video, please like, subscribe, share and follow for more. Thank you.